Hello aspirants, welcome to brainstorming session of 2nd February 2024। आज हम लोग तीन टॉपिक देखेंगे। पहला है विथ रिस्पेक्ट टू इंटरनेट शटडाउन, तो इससे रिलेटेड लीगल प्रोविजंस फॉर एंड अगेंस्ट में कुछ आर्ग्यूमेंट्स एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली हमें देखना है अनुराधा सेन की जो जजमेंट आई थी अनुराधा भसीन केस में, हमें उसको स्पेशली देखना होगा। सेकेंड इज राइजिंग टेंशन इन कोरियन पेनिनसुला और इसके इम्पैक्ट ओवर इंटरनेशनल सिक्योरिटी। एंड लास्टली हाइब्रिड व्हीकल और इलेक्ट्रिक व्हीकल में थोड़ा सा डिफरेंस और क्यों हाइब्रिड व्हीकल को एक ज्यादा प्रैक्टिकल सॉल्यूशन माना जाता है रादर देन इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट, इंटरनेट शटडाउन से रिलेटेड यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट एग्जामिन कर रहा था यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में जो प्रोलॉन्ग्ड इंटरनेट सस्पेंशन के ऑर्डर्स इशू किए जाते हैं। ठीक है, ये स्पेशली यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर के कंटेक्स्ट में बात हो रही थी, बट ये पूरी इंडिया पर ही शायद इक्वली अप्लाई होता है, क्योंकि यही चीज हमने मणिपुर में भी देखी जहां पर इंटरनेट को काफी टाइम के लिए सस्पेंड करके रखा गया। राइट, सेम चीज हमने हरियाणा में देखी थी जब नो वायलेंस हुआ था। उसी तरीके से जब किसान प्रोटेस्ट पे बैठे थे अगेंस्ट दोज 3 बिल्स, तब भी हमने इस तरह के इंसिडेंट्स देखे थे। सो ओवरऑल इन्हीं सब वजहों से छोटी छोटी कई बार छोटे छोटे रीजंस पर भी कि एक मूवमेंट ऑर्गेनाइज ना हो पाए, गवर्नमेंट इस तरह के ऑर्डर्स इशू कर देती है। बट अब इसीलिए इंडिया जाना जाता है द शटडाउन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। ओके, इंटरनेट शटडाउन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। नाउ जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो पास्ट के फ्यू ईयर के इंसिडेंट्स अगर हम देखें तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अगेंस्ट जब प्रोटेस्ट चल रहे थे तब भी इंटरनेट शटडाउन को यूज किया गया। आर्टिकल 370 जब इसको जब रिपील करने का पूरा प्रोसीजर था तब भी जम्मू कश्मीर में यही हुआ। राइट, तो हमें कुछ ज्यादा ही इंसिडेंट ज्यादा यूज देखने को मिलते हैं इसके। और वर्स्ट चीज है कि ये एक बार अगर लगा दिया जाए तो उसके बाद इसको रिव्यू नहीं किया जाता है पीरियोडिकली। मणिपुर में महीनों तक ये ऑर्डर्स फोर्स में रहे। राइट, और अनदर थिंग वॉज जो हमने न्यूज़पेपर एनालिसिस में भी डिस्कस की थी, दैट हरियाणा में इस तरह के ऑर्डर्स जो हैं ये स्पेशली पब्लिश भी नहीं किए जाते हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि देर इज ऑल्सो लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन दीज ऑर्डर्स। राइट, ये गवर्नमेंट की वेबसाइट पर पब्लिश ही नहीं होते हैं, बस इम्पोज कर दिए जाते हैं, उसके बाद ये अपडेट नहीं किए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। सो इस सब के पीछे गवर्नमेंट लॉजिक क्या देती है कि हम लोग पब्लिक की सेफ्टी एंड पीस इंश्योर करने के लिए इस तरह की चीजों का यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि क्या लीगल प्रोविजंस अलाउ करते हैं इस चीज को। लीगल प्रोविजंस दैट आस्क फॉर इंटरनेट शटडाउन। देखिए, इसको हमें दो चीजों में देखना होगा। पहला है कि 2017 से पहले 2017 से पहले ये जो भी इंटरनेट शटडाउन इम्पोज किया जाता था वो किया जाता था मोस्टली अंडर सेक्शन 144 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जिसे हम आमतौर पर सुनते हैं धारा 144। राइट, तो ये जो सेक्शन 144 था ये पावर देता है पुलिस को एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को टू इम्पोज द ऑर्डर टू prevent the unlawful gathering of people and also direct person to abstain from certain activity। ठीक है, तो सेक्शन 144 में था। उसके बाद 2017 में इसमें कुछ अमेंडमेंट किए गए। अब गवर्नमेंट इस तरह के जो ऑर्डर्स होते हैं वो प्रोमोलगेट करती है अंडर टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज। राइट, इसकी इसके जो रूल्स बनाए गए हैं 2017 में उसके अंडर में इशू किए जाते हैं इस तरह के ऑर्डर्स। ग्राउंड्स क्या हो सकते हैं इसके? तो ग्राउंड्स दो ही हैं। एक है आपका पब्लिक इमरजेंसी एंड दूसरा है पब्लिक सेफ्टी। तो अब एक एक तरीके से तो देखने में ठीक लगता है कि ये ठीक है, जेन्युइन ग्राउंड से क्या प्रॉब्लम है, बट प्रॉब्लम है कि इनको डिफाइन नहीं किया गया है। काफी वेग वर्ड्स हैं, अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट किए जा सकते हैं। अगर फार्मर्स प्रोटेस्ट पर बैठे थे, चलो माना कि हाईवे पे बैठे थे, तो आप कह सकते हो कि इससे पब्लिक को आने जाने में ट्रबल होगा, बट एट द सेम टाइम फिर वो अपना प्रोटेस्ट जो कर रहे हैं
उसको आप पूरी तरीके से बंद कर दोगे, ठीक है, आप इंटरनेट एक्टिविटी शट डाउन कर दोगे तो उससे उनका जो पूरा मूवमेंट है वो ऑर्गेनाइज नहीं हो सकता प्रॉपर। बट ऑन दी अदर साइड हमें ये भी देखना होगा कि इस तरह के इंटरनेट ऑर्डर, शटडाउन ऑर्डर से पूरा जो बिजनेस है वो भी अफेक्ट होता है लोगों का, राइट। जैसे आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस चल रही है वो अफेक्ट होती है, बच्चों का एजुकेशन अफेक्ट होगा। किसी का ऐसा बिजनेस है जो वर्क फ्रॉम होम टाइप की चीजें समझिए, तो वो भी अफेक्ट होती हैं। दो गवर्नमेंट ये कहती है कि ये तो सिर्फ हम लोग मोबाइल डेटा को शट डाउन कर रहे हैं, ब्रॉडबैंड सर्विसेज अलाउ नहीं कर रहे हैं, बट सच्चाई ये है कि 96% जो इंटरनेट यूजर्स हैं हमारे यहाँ, दे आर मोबाइल यूजर्स, और हार्डली 4% है जो ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी यूज करते हैं। ठीक है, तो अब देख लेते हैं आर्ग्यूमेंट्स फेवर में और आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट में। पहले फेवर में आर्ग्यूमेंट देखते हैं कि गवर्नमेंट इनको यूज कर रही है, तो क्या गवर्नमेंट का रैशनल बिल्कुल सही है या नहीं। देखिए, एक रैशनल तो उनका ठीक है कि हम ये कर रहे हैं नेशनल सिक्योरिटी के लिए, नेशनल सिक्योरिटी। जैसे कई बार क्या होता है कि मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड की जाती है, वो बहुत तेजी से स्प्रेड होती है। जैसे न्यू वायलेंस में बहुत मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हुई कि कहीं पे मस्जिद में कोई घुस गया है, मस्जिद में कुछ कर दिया है। कई बार इस तरह की मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हो जाती है कि वहां पर गाय काटी गई है, तो उस वजह से लड़ाई छिड़ जाती है, राइट। मणिपुर में इंटरनेट शटडाउन रहा काफी टाइम तक, और जैसे इंटरनेट सर्विसेज रिज्यूम की गई, वो एट्रोसाइट्स की वीडियो सामने आने लगे। हमने दो लड़कियों का वीडियोस देखा था जहां पर उनको न्यूड परेड कराया गया, राइट। उसी तरीके से मिताई के दो बच्चों का था, कॉलेज के बच्चे जिनको सिर में गोली मारी गई थी, राइट। एक और वीडियो आया था जिसमें 18 गोलियां लगातार मार रहा है एक आदमी एक बॉडी पे। ओके, तो कुछ तो नेशनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से गवर्नमेंट इसको सस्पेंड करती है, एंड गवर्नमेंट कहती है कि ये हमने टेम्पररी सस्पेंड किया है जब तक कि सिचुएशन थोड़ी टेंस है। ये कोई परमानेंट सस्पेंशन नहीं है, टेम्पररी सस्पेंशन है, एंड इसका मेन मोटिव है टू कर्ब द मिस इन्फॉर्मेशन, राइट। सो दैट इज वन। सेकेंड रीजन, सेकेंड इज कि हमें वायलेंस को रोकना है। अब जब वायलेंस ऑलरेडी चल रहा है सोसाइटी में, अगर उसमें इस तरह की बातें स्प्रेड होना शुरू हो जाए, मिस इन्फॉर्मेशन वगैरह, तो वो वायलेंस और ज्यादा बढ़ जाता है, राइट। तो इसके लिए हमें जो प्रोटेस्ट वगैरह जो ऑर्गेनाइज करते हैं ये लोग प्रॉपर ऑर्गेनाइज वे में, तो उसको रोकने के लिए जरूरी होती है। मैं इन नॉर्मल प्रोटेस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ जो पीसफुली की जाते हैं, हम वायलेंट प्रोटेस्ट की बात कर रहे हैं, राइट, वायलेंट वे में या राइट्स कह लीजिए। नेक्स्ट इज काउंटरिंग फेक न्यूज। सोशल मीडिया सबसे बड़ा रीजन है जहां पर फेक न्यूज बहुत तेजी से प्रोपेगेट होती है। और अब सिर्फ सोशल मीडिया को ही क्या ब्लेम करें, अब तो हमारे मेन स्ट्रीम न्यूज चैनल तक फेक न्यूज को स्प्रेड करते हैं, ठीक है। तो इस तरह की फेक न्यूज और डिसइंफॉर्मेशन को काउंटर करने के लिए भी, क्योंकि इससे क्या होता है कि टेंशन और ज्यादा बढ़ सकती है, किसी भी तरह की फेक न्यूज से टेंशन और ज्यादा बढ़ सकती है। एंड लास्टली गवर्नमेंट का कहना है कि ये सिर्फ टेम्पररी मेजर्स हैं, ये कोई ऐसे परमानेंट मेजर्स नहीं होते हैं। तो अब जरा देखते हैं कि जो लोग अगेंस्ट में बोलते हैं कि ये अगेंस्ट में, सॉरी फॉर दैट डिस्टर्बेंस। ओके, अगेंस्ट में सबसे पहला तो ये फ्रीडम को कर्टेल करता है लोगों की। सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि जो राइट टू इंटरनेट है या राइट टू एक्सेस टू इंटरनेट, ये आपका फंडामेंटल राइट है, ठीक है। तो ये उसको कर्टेल करता है। अब दूसरी बात ये है कि आप जब ये कर्टेल करते हो ना, तो कई बार सपोज कि कहीं मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हो रही है, फेक न्यूज स्प्रेड हो रही है, तो फिर उसको फैक्ट चेक कैसे करेंगे हम। अगर इंटरनेट भी आपने शट डाउन कर दिया, तो हाउ टू फैक्ट चेक दैट मिस इन्फॉर्मेशन, राइट। तो इससे तो मिस इन्फॉर्मेशन और ज्यादा स्प्रेड होगी, माउथ के थ्रू स्प्रेड होगी, बस होगी, क्योंकि कहीं से वेरीफाई करने का हमारे पास सोर्स ही नहीं बचा अब, ठीक है। इसके बाद इकोनॉमिक डिसरप्शन कॉज करता है ये, जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं या जिसके बिजनेस ऑनलाइन टाइप के बिजनेस है। एक तरफ तो आप डिजिटल इकोनॉमी की बात कर रहे हो, दूसरी तरफ आप अगर इस तरीके से एक एक महीने, 2-3 महीने तक इंटरनेट शटडाउन रखोगे, तो वो पूरा का पूरा बिजनेस को अफेक्ट कर देता है, ठीक है। एंड सबसे ज्यादा सफर करते हैं इसमें टूरिस्ट। आप कोई जम्मू कश्मीर घूमने गया था, बट वहां पर इंटरनेट शटडाउन है अगले 3 दिन के लिए, तो उसका तो जाना बेकार है फिर तो, ठीक है। नेक्स्ट इज बच्चों के एजुकेशन को अफेक्ट करता है, राइट, उनके ऑनलाइन क्लासेस वगैरह। सिमिलरली इसके पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस भी होते हैं।
इस तरह के शटडाउन से क्या हो जाता है कि वो जो पॉलिटिशियन हैं स्पेशली अपोजिशन पार्टी के, वो अपनी बात नहीं रख पाते हैं सामने, ठीक है, वो अपनी ग्रीवांसेस को रिड्रेस नहीं करवा सकते, गवर्नमेंट उनकी नहीं सुन रही है, पब्लिक उनकी नहीं सुन रही है, अगर कहीं पे प्रोटेस्ट चल रहे हैं, अगर उनकी कम्युनिटी के कुछ लीडर कहना भी चाहें कि अभी इसको रोकिए, तो नहीं, आप वहां तक बात पहुंचा ही नहीं सकते अपनी। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हमारी जो ग्लोबल इमेज है उस पर धक्का पहुंचता है। ऐसे थोड़ी इंडिया को नाम मिला है इंटरनेट शटडाउन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, राइट, ग्लोबल इमेज को फर्क पड़ता है कि यहाँ पर जो फ्रीडम है या कह लीजिए डिजिटल फ्रीडम है वो कभी भी कर्टेल कर दी जाती है। सिमिलरली ह्यूमन राइट्स भी आपके अफेक्ट होते हैं क्योंकि यू हैव दैट राइट टू एक्सेस द इंफॉर्मेशन, बट वो आपकी इम्पैक्ट हो जाती है, ठीक है। फार्मर प्रोटेस्ट पीसफुल था, पीसफुल असेंबली थी, लेकिन आपने उसमें भी कहा कि इंटरनेट शटडाउन कीजिए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है, जिस पर ये पूरा न्यूज न्यूज आर्टिकल बेस्ड था वो था ट्रांसपेरेंसी वर्ड, कि आप इशू तो करते हो ऑर्डर्स बट आप उनको प्रॉपरली गवर्नमेंट की वेबसाइट पर पब्लिश भी नहीं करते हो। क्लियर। लास्टली इसी में हम लोग एक चीज और देख लेते हैं, दैट इज अनुराधा भसीन, अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। अब जब तक आप इसको मेंशन नहीं करेंगे ना आपका आंसर कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि वो उतना इम्पैक्टफुल नहीं होगा। नाउ सी, इस केस में 2020 में 22 में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रूलिंग में कहा कि इंटरनेट शटडाउन इन बाय जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन, वो भी इंडेफिनिट, इंडेफिनिट वर्ड इंपॉर्टेंट था, इंडेफिनिट शटडाउन, ठीक है। उसने कहा दिस इंडेफिनिट शटडाउन इज नॉट परमिसिबल अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 3 महीने, 6 महीने, 1 साल तक अगर आप इस तरीके से इंटरनेट शटडाउन रखते हो ये कहकर कि अभी अभी आर्टिकल 370 रिपील किया गया है तो यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो सकती है इसलिए हम इंटरनेट को बंद रखेंगे, ठीक है, सो दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी कहा कि सेक्शन 144 इट कैन नॉट बी यूज एज अ मैकेनिज्म टू अवॉइड जेन्युइन प्रोटेस्ट, कि ये जो सेक्शन 144 कभी भी लगा दिया जाता है, इट इज नॉट जेन्युइन, अगर जेन्युइन प्रोटेस्ट है कुछ वो भी पीसफुल तो उसको सबड्यू करने के लिए नहीं यूज कर सकते, इट इज नॉट परमिटेड। ऑलराइट, इसके बाद इसने कहा कि आपका यूसेज ऑफ इंटरनेट एक फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 19, अंडर आर्टिकल 19, ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन वाली बात हो रही है, क्योंकि अगर एग्जाम में डायरेक्ट आएगा कि इंटरनेट एक्सेस आपका कौन से राइट के अंडर में आता है तो मोस्टली बच्चे 21 की तरफ भागते हैं, आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ, वो ठीक है, बट यहाँ पर एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन की बात हो रही है तो आर्टिकल 19 दैट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंडर में आएगा। ओके, इस बात का ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात कोर्ट ने कहा कि टेम्पररी पीरियड के लिए ठीक है इंटरनेट शटडाउन, बट आप उसको ऐसे इंडेफिनिट पीरियड तक नहीं रख सकते जैसा कि मणिपुर में रखा गया था, राइट, एंड गवर्नमेंट शुड पब्लिश ऑल दी ऑर्डर्स। आपने जब भी कोई ऑर्डर इशू करे होंगे इंटरनेट शटडाउन के लिए तो आपको उनको पब्लिश करना होगा अपनी वेबसाइट पर, ये जरूरी है। एंड लास्टली इसने कहा कि जो भी इस तरह के ऑर्डर दिए जाएंगे वो जुडिशियल स्क्रूटिनी के लिए ओपन होंगे, राइट, यानी कि जुडिशियरी उसको चेक कर सकती है दोबारा। ठीक है, तो हमने ये बातें जान ली इंटरनेट शटडाउन के बारे में। आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कोरियन पेनिनसुला के बारे में। इसके बारे में कुछ पॉइंट सोचिए जरा जो हमने न्यूज़पेपर में डिस्कस किए अभी तक। सबसे पहले इसके बारे में एक बात समझिए, ये जो नॉर्थ कोरिया है ये ऊपर रशिया से भी बॉर्डर शेयर करता है और चाइना से भी, ठीक है। तो पहली बात तो ध्यान रखिएगा कि दोनों के साथ इससे इसकी लैंड कनेक्टिविटी है। नीचे है साउथ कोरिया, ये हो गया नॉर्थ कोरिया, ये है साउथ कोरिया, ठीक है। और इधर है एक और कंट्री जापान, नेक्स्ट है ताइवान जिस पे चाइना अपना क्लेम करता है, और फिर इस एरिया की पूरी एक इंपॉर्टेंट पावर है यूएसए, ठीक है। नाउ रशिया, चाइना एंड यूएसए तीनों क्या हैं? तीनों यूएनएससी के परमानेंट मेंबर्स हैं, वीटो पावर होल्ड करके रखते हैं। ताइवान, जापान एंड साउथ कोरिया, ये तीनों क्या हैं? टेक्नोलॉजिकल पावर है, स्पेशली ताइवान व्हेन इट कम्स टू सेमीकंडक्टर एंड चिप मैन्युफैक्चरिंग या चिप फैब्रिकेशन, राइट। तो आप कह सकते हो कि चाइना, रशिया एंड यूएसए
ये तीनों इस पूरे रीजन में चाहते हैं अपना इन्फ्लुएंस। पहले थोड़ा सा नॉर्थ एंड साउथ कोरिया की हिस्ट्री पे चलते हैं। तो पहले नॉर्थ एंड साउथ कोरिया एक ही था, दैट इज कोरियन पेनिनसुला। वर्ल्ड वॉर टू के टाइम यहाँ पर जापान ने रूल किया, इंपीरियलिस्ट जापान, और काफी एट्रोसाइट्स भी कंडक्ट की, बहुत एट्रोसाइट्स की इन्होंने। आज भी साउथ कोरिया भले ही यूएसए की वजह से या डेमोक्रेसी होने की वजह से जापान की क्लोज है, लेकिन फिर भी उनके यहाँ पर टाइम एंड अगेन इस तरह के क्रिटिसिज्म या प्रोटेस्ट होते रहते हैं जापान के अगेंस्ट कि आपको माफी मांगनी चाहिए, आपने जिस तरह के एट्रोसाइट्स कंडक्ट की थी हम पर ड्यूरिंग इंपीरियलिस्ट रूल ऑफ जापान इन वर्ल्ड वॉर टू। ओके, अब ये चला गया। उसके बाद ऊपर रशिया चाइना वो क्या थे, देवर दी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट। ठीक है, वर्ल्ड दो ब्लॉक में बटा, कम्युनिस्ट और अदर वर्ल्ड लेड बाय कैपिटलिस्ट। ठीक है, कैपिटलिस्ट यूएसए एंड यूरोप। तो दोनों इस कोरियन पेनिनसुला में अपना इन्फ्लुएंस चाहते थे। ठीक है, ऊपर से नॉर्थ में जो मोनार्की थी जो आज भी चल रही है किम जोंग उन वाली, उसको सपोर्ट किया रशिया चाइना ने, ताकि वो कम्युनिज्म को आगे बढ़ा सके। कैपिटलिस्ट, यहाँ पर डेमोक्रेसी वगैरह के प्रिंसिपल्स को प्रोपोगेट किया गया, और साउथ कोरियन टेरिटरी, ठीक है, ये वाले रीजन में डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हुई। ये रीजन आ गया यूएसए के इन्फ्लुएंस में। तो आप कह सकते हो कि ये पूरा रीजन बढ़ गया, ऊपर कम्युनिस्ट का इन्फ्लुएंस और नीचे कैपिटलिस्ट का इन्फ्लुएंस, और आज तक वो इसी तरीके से चला आ रहा है। सबसे बड़ी वॉर कंडक्ट हुई इन दोनों के बीच में 1950 से लेकर 1953 के बीच। कि ये आप कह सकते हो कि कोल्ड वॉर का जो दौर था उसमें हुई पहली हॉट वॉर थी, जहां रियल में वॉर हो रही थी। और यही एकमात्र ऐसी वॉर है जहां पर चाइनीज आर्मी ने रियल में कोई फाइट की है। आज तक हम चाइनीज मिलिट्री इतनी पावरफुल, ये सब बातें सुनते रहते हैं, पर चाइना ने आज तक कोई वॉर लड़ी नहीं है एक्सेप्ट दिस कोरियन वॉर। ठीक है, इसमें जरूर उसने थोड़ा सा यूएसए की आर्मी को पुश बैक कर दिया था। राइट नाउ, तो यहां पर आज भी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सब आइडियोलॉजिकल ही हैं। ठीक है, एक आइडियोलॉजिकल वॉर चल रही थी बिटवीन कैपिटलिस्ट एंड कम्युनिज्म, और आज भी वही चल रही है। इसलिए नॉर्थ कोरिया के सिर्फ दो ही दोस्त हैं दुनिया में, एक है चाइना सबसे स्ट्रांग, और दूसरा है रशिया। ओके, तो ये वॉर 3 साल तक चलती रही। उसके बाद यहाँ पर पीस साइन हुआ, और इसमें सबसे बड़ा रोल था इंडिया का। इंडिया एज ए मीडिएटर, और हमने ही अपना एक डेलीगेशन भी भेजा पीस कीपिंग फोर्स का, और इंडिया ने एज ए मीडिएटर साइन करवाया कोरियन आर्मिस्टाइज एग्रीमेंट। ठीक है, आप कह सकते हो कि ये सबसे लंबा सीज फायर है आज तक का जो वर्ल्ड में हुआ है। अब जो लोग नेहरू जी को क्रिटिसाइज करते हैं उनके लिए एक स्टेटमेंट यहाँ पर न्यूयॉर्क टाइम्स के थ्रू आती है, जिसने जवाहरलाल नेहरू के लिए कहा था कि द होल प्रॉब्लम ऑफ कोरियन पेनिनसुला कैन बी सॉल्व इन माइंड ऑफ वन पर्सन, दैट इज जवाहरलाल नेहरू। ओके, दिस वाज अ स्टेटमेंट फ्रॉम न्यूयॉर्क टाइम। ऑलराइट, चलिए रीसेंट टेंशंस देखते हैं। अच्छा, पहले तो एक बात और समझिए कि ये नॉर्थ कोरिया को इतना बर्दाश्त क्यों करता है यूएसए। पहला रीजन है इसकी न्यूक्लियर वेपन्स। अब ऑब्वियसली बात है कि 10-20 न्यूक्लियर वेपन बना के वो यूएसए को नहीं डरा सकता, जिसके पास 7,500 से ज्यादा न्यूक्लियर वेपन है। ठीक है, लेकिन हमेशा जैसे हम लोग कहते हैं कि खोने का डर उसी इंसान को ज्यादा होता है जिसने ज्यादा कुछ मेहनत से बनाया है। ठीक है, जो ऑलरेडी सड़क पे है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता लड़ाई से, लेकिन जिसने जोड़ जोड़ के जिंदगी भर अपना घर बनाया, दुकान बनाई है, उसको फर्क पड़ता है कि दंगे में उसकी दुकान जल जाएगी। ठीक है, बस वही हालत यूएसए की है, क्योंकि इस न्यूक्लियर वेपन के अगेंस्ट आप कितनी भी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल बना लीजिए, बट वो एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में टेस्ट की जाती हैं। आज तक कभी भी वॉर में टेस्ट नहीं की गई हैं इस तरह की चीजें, कि ये जो हमारे एंटी वेपन मिसाइल्स हैं, क्या ये रियल में न्यूक्लियर वेपन अगर आएगा तो उसको रोक पाएंगे या नहीं रोक पाएंगे। ठीक है, तो कोई भी कंट्री न्यूक्लियर वेपन का रिस्क नहीं लेना चाहती, बट नॉर्थ कोरिया हमेशा इस तरह की धमकियां देता रहता है यूएसए को भी, और यहाँ पर जो साउथ कोरिया और जापान जैसी कंट्रीज हैं उनको भी। अरे, और ये टेस्ट करता रहता है। तो यहाँ साउथ कोरिया के पास कुछ आइलैंड्स हैं, उस पर उसने अभी मिसाइल्स वगैरह अपने टेस्ट किए हैं। अब इसको अगर कोई रिस्ट्रेन कर सकता है तो वो सिर्फ चाइना है और यूएसए है, और सॉरी रशिया, क्योंकि ये इसके दोस्त हैं, तो वो रिस्ट्रेन कर सकते हैं। पर चाइना इसको रिस्ट्रेन नहीं करता है कभी। वो चाहता है कि ये जो नॉर्थ कोरिया का एक आप कह सकते हो एक टेंशन है, जो दबाव है, वो बना रहे इन कंट्रीज पर। और वो मेन इंपॉर्टेंटली चाहता है, यूएसए इस वक्त दो जगह इंगेज है, एक तो यूक्रेन वॉर में, ठीक है, और दूसरा सबसे ज्यादा इंगेज है
इसराइल के वॉर में हाउदी रेबल्स जो परेशान कर रहे हैं उसको रेड सी में, राइट। इराक, सीरिया, जॉर्डन में भी उसके मिलिट्री बेस पर अटैक करता रहता है ईरान। तो एक तरफ तो वो ईरान और उसकी प्रॉक्सीज से फाइट कर रहा है, दूसरी तरफ वो रशिया को रोकने की कोशिश कर रहा है यूक्रेन में। अब चाइना चाहता है यहाँ पे एक थर्ड फ्रंट खुल जाए यूएसए के लिए, ताकि यूएसए इसमें एंगेज हो जाए पूरी तरीके। यूएस यहाँ जितना ऑक्यूपाई रहेगा उतना चाइना के लिए आसान होगा ताइवान पर प्रेशर बिल्ड करना, राइट। और कल भी मैंने आपको न्यूज़पेपर के साथ बताया था, ताइवान भी अपनी मिलिट्री प्रिपेयरनेस बढ़ा रहा है क्योंकि उसको लगता है कि चाइना किसी भी दिन उस पर सरप्राइज अटैक कर सकता है। तो ये यूएसए को ऑक्यूपाई रखना चाहते हैं चाइना रशिया, जितनी जगहों पर हो सके उतनी। रेड सी में उन्होंने ईरान और उसकी प्रॉक्सीज के थ्रू ऑक्यूपाई कर रखा है यूएसए को, और यहां पर वो नॉर्थ कोरिया के थ्रू इसको ऑक्यूपाई करके रखना चाहते हैं, राइट। आप कह सकते हो कि सामने वाला कहीं और बिजी होगा, तो इनके जो गोल हैं ताइवान और रशिया का जो गोल है यूक्रेन, ये लोग अपने अपने गोल इस वे में अचीव कर लेंगे, चाइना को, यूएसए को इधर नॉर्थ कोरिया में इंगेज करके। ओके, ये टॉपिक समझाने का ज़्यादा था, उसमें मुझे कोई आपको पॉइंट्स नहीं देने थे, बट आपको वो पूरी पिक्चर एक समझ में आनी चाहिए कि कैसे दोनों अपने अपने गोल अटेंड करने के लिए यूएसए को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड एक और बात याद रखिएगा, नॉर्थ कोरिया इज द सोर्स ऑफ मोस्ट ऑफ द साइबर अटैक्स इन यूएसए। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि नॉर्थ कोरिया में बहुत होशियार लोग हैं, नहीं, वो सारी चीजें उनको सिखाता दो ही देश है, रशिया और चाइना, कि साइबर अटैक्स करते रहिए। क्योंकि यूएसए पे अगर नॉर्थ कोरिया साइबर अटैक करता है तो यूएसए उसमें ज्यादा कुछ कर नहीं सकता, लेकिन अगर चाइना या रशिया करेंगे तो उनके साथ ट्रेड ट्रेड वगैरह जो चलता रहता है उसका वो इम्पैक्ट होता है। ठीक है, उनके साथ टॉक्स तो चलती रहती है ना, नॉर्थ कोरिया तो बात ही नहीं करता, वो किसी से भी बातें नहीं करता। आज तक सिर्फ एक बार किम जोंग उन मिला था ट्रम्प से, बस, दैट्स ऑल। ओके, सो यहाँ पर मेन चीज यही था कि ये पूरी पिक्चर समझने की जरूरत है कि नॉर्थ कोरिया का कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है बाय रशिया एंड चाइना अगेंस्ट यूएसए एंड कीपिंग द प्रेशर, ताकि वो लोग अपने अपने जो गोल हैं यूक्रेन और ताइवान वाले, इसको सक्सेस सक्सीड कर सकें इसको। ऑलराइट, चलिए आगे चलते हैं हाइब्रिड व्हीकल के बारे में। तो इसको हमने वहां भी देखा था अपने न्यूज़पेपर एनालिसिस में भी। ठीक है, हाइब्रिड व्हीकल की जब बात आती है ना, तो यहाँ पर मेन चीज है कि इसमें हाइब्रिड व्हीकल में हम लोग आईसी इंजन भी यूज कर रहे हैं, एट द सेम टाइम इलेक्ट्रिक मोटर भी यूज कर रहे हैं, राइट। जबकि ये जो हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल है ये पूरी तरीके से बैटरी से ऑपरेट हो रहा है। तो आप ये सोचिए कि कौन सा ज्यादा फ्रेंडली होगा, ठीक है, कौन सा ज्यादा एनवायरमेंट फ्रेंडली होगा। ठीक है, एनर्जी सोर्स अगर ड्राइव करने की बात आती है ना, तो यहाँ पर आईसी इंजन भी है, तो ऑब्वियसली बात है गैसोलीन सोर्स भी यूज कर रहा है और इलेक्ट्रिक मोटर भी, यानी कि जो गैसोलीन यूज हो रहे हैं उसी से ये अपनी एनर्जी को ड्राइव कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर तो पेट्रोल डीजल वो दोनों भी यूज होंगे, बट यहाँ पर बैटरी में सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है। बट द प्रॉब्लम इज कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है ये आ कहाँ से रही है? क्या ये रिन्यूएबल एनर्जी से आ रही है या फिर ये इलेक्ट्रिसिटी ऐसी जगह से आ रही है जो ऑलरेडी कोल वगैरह से बन रही है? अब नॉर्वे जैसी कंट्री की अगर हम बात करें तो वहां पर 96% वो लोग हाइड्रो पावर से बनाते हैं, तो उनके लिए तो रिन्यूएबल एनर्जी है, तो उनके लिए तो अच्छा है। बट इंडिया में 70% इलेक्ट्रिसिटी अभी भी कोल बेस्ड है, तो हम तो ऑलरेडी ये तो पॉल्यूशन करके ही आ रही है ना। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि हमारे यहाँ जो इलेक्ट्रिक व्हीकल चल रहे हैं ये बैटरी ऑपरेटेड, ये क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी है, क्योंकि इन बैटरीज को चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं, और ये इलेक्ट्रिसिटी जो यूज कर रहे हैं वो 70% इलेक्ट्रिसिटी कोल से बन के आ रही है, कोल फायर्ड प्लांट से। तो उसमें तो ऑलरेडी ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन हो ही रहे हैं, यानी कि जो एमिशन गाड़ी में होने थे वो आपने पहले ही एमिशन कर लिए इलेक्ट्रिसिटी बनाने में। एंड डोंट फॉरगेट कि ये जो कोल है इसकी माइनिंग के टाइम भी बहुत ज्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिशन हुए होंगे, राइट। इनमें इन बैटरीज में यूज होने वाला लिथियम, ठीक है, लिथियम आयन, इसकी भी माइनिंग काफी ज्यादा एनवायरमेंट पोल्यूशन करती है, इसमें भी काफी सारे ग्रीन हाउस गैस एमिशन देखने को मिलते हैं। एंड नॉट जस्ट लिथियम, कोबाल्ट, निकल, ये सब की जो माइनिंग होती है ये सब पॉल्यूशन के सोर्सेज हैं, राइट। तो ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की अगर हम बात करें तो ये बहुत अच्छी बात है कि चलिए कितना अच्छा है, सब कुछ क्लीन होगा, नहीं होगा जब तक कि हम नॉर्वे की तरह ये अटेंड ना कर लें कि हमारी अधिकतर जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है वो रिन्यूएबल या क्लीन सोर्सेज से होगी। तो अब इस कोल को रिप्लेस करना हमारे लिए इतना आसान तो नहीं है, बट हाँ, इसका अगर सबसे अच्छा कोई ऑल्टरनेटिव आता है कोल का, तो वो जो हम लोग अब तैयारी कर रहे हैं ग्रीन हाइड्रोजन की।
लाइक ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी की, वो एक इसका ऑल्टरनेटिव निकल के आता है। ठीक है, फ्यूल एफिशिएंसी अगर बात करें तो ये जो हाइब्रिड वाले व्हीकल होते हैं ये ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट होते हैं, दे आर मोर फ्यूल एफिशिएंट। मोर फ्यूल एफिशिएंट देन दोस ट्रेडिशनल जो हमारे पेट्रोल डीजल के व्हीकल है, बट लेस एफिशिएंट देन इलेक्ट्रिक व्हीकल। ठीक है, यहाँ पे हमारे ट्रेडिशनल व्हीकल देख लीजिए जो पेट्रोल डीजल पे चलते हैं अभी के कंटेक्स्ट में। ठीक है, उनसे ज्यादा एफिशिएंट होंगे हाइब्रिड वाले, बट ऑब्वियसली बात है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल जितने एफिशिएंट नहीं होते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल एक बार बैटरी चार्ज हो गई तो वो कई किलोमीटर तक चलेगी, वो 100-200 किलोमीटर भी चल जाएगी आपकी। लेकिन जब एमिशन की बात आती है तो यहाँ पर एमिशंस जो हैं वो कम होते हैं इसमें हाइब्रिड में। देयर इज एमिशन ऑफ फ्यूअर पॉल्यूटेंट एंड ग्रीन हाउस गैसेस कंपेयर टू ट्रेडिशनल गैसोलिन। ओके, बट यहाँ पर ज्यादा होते हैं, बस ये है कि इनडायरेक्टली होते हैं। हम लोग ये देखना पड़ता है हमें कि इलेक्ट्रिसिटी और इस बैटरी में यूज होने वाले ये जो एलिमेंट्स हैं, इनकी माइनिंग के टाइम पर जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हो रहे हैं ना, वो बहुत ज्यादा पॉल्यूशन करते हैं। राइट, फिर हाइब्रिड वालों में हमें रिचार्ज नहीं करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर जो बैटरी लगी होती है इनमें, वो बैटरी अपनी पावर ड्राइव करती है फ्रॉम गैसोलिन ओनली, जो आईसी इंजन में यूज हो रहा है। ठीक है, तो उसी से बैटरी अपनी पावर ड्राइव करती है। और एंड इनफैक्ट यहाँ पर रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम होता है, रीजनरेटिव ब्रेकिंग, उससे भी अपनी अपनी बैटरी को रिचार्ज कर लेता है ये। जबकि इस इधर इलेक्ट्रिक व्हीकल में तो आपको प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी से ही रिचार्ज करना पड़ता है। ओके, दैट इज डिफरेंस। नेक्स्ट इज इसका इसका मेंटेनेंस बहुत ज्यादा होता है हाइब्रिड वाले का। इसकी मेंटेनेंस हाई होती है बट इसकी मेंटेनेंस लो होती है। अब हम लोग बात करते हैं कि कुछ इनिशिएटिव्स जो लाए गए कि कैसे हम इसको प्रमोट कर सकें। तो हमने जो नॉर्वे, चाइना इन जैसी कंट्रीज में देखा था और हमने फॉलो भी वही किया, बट वो हमारी गलती थी। ठीक है, ये लोग बहुत सारे आपको सब्सिडीज देते हैं जब आप खरीदते हो, जब आप गाड़ी परचेज करते हो तो आपको अपफ्रंट सब्सिडी मिलती है। जैसे आपको टैक्स में रिलीफ मिल जाएगा। ठीक है, आपको टोल्स वगैरह नहीं देने होंगे, आपको पार्किंग वगैरह करोगे आप इलेक्ट्रिक व्हीकल तो आपको वो सब नहीं देना पड़ेगा। तो ये सब हमने भी अलाउ किया अपने यहाँ पर अंडर फेम 1 एंड फेम 2 स्कीम। ये हम भी अपफ्रंट सब्सिडी देने लगे थे, बट दी इसका जो एक गलत साइड निकल के आया कि ये सारी जो सब्सिडीज वगैरह जा रही थी, ये मिडिल क्लास या फिर अपर अपर मिडिल क्लास इसको एक्सेस कर रही थी। राइट, ये बेनिफिट्स उनको जा रहे थे, उनको नहीं जा रहे थे जो छोटे लेवल के लोग हैं या थोड़ा सा हम लोअर मिडिल क्लास की जो बात करें। तो इसलिए ये कहा जाता है कि हमें इस तरह की सब्सिडीज से बचना चाहिए। एक सेकेंड, ठीक है, इससे इससे बच के और हमें अपनी जो अमाउंट है, जो मनी है, रिसोर्सेज हैं, उनको डाइवर्ट करना चाहिए इलेक्ट्रिसिटी का इकोसिस्टम इंप्रूव करने में, चार्जिंग नेटवर्क को। मैं आपको बार बार डेटा रिमाइंड इसलिए कराता रहता हूँ, जैसे हमारे यहाँ अभी 10 लाख करीब व्हीकल हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल, और चार्जिंग स्टेशन कितने हैं, जस्ट 2000। राइट, तो फिर उसमें लॉन्ग वेटिंग टाइम होगा, बैटरी रिचार्ज होगी एंड सो ऑन। इसके अलावा कि 2 व्हीलर, 3 व्हीलर एंड 4 व्हीलर, इन सबके जो चार्जिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो अलग अलग हैं। चार्जिंग स्टैंडर्ड्स अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इनको यूनिफॉर्म बनाने की। नितिन गडकरी जी ने इसको अनाउंस भी किया था कि यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड बनाए जाएंगे, बट अभी के लिए तो ये अलग अलग हैं। तो इस वजह से दिक्कत होती है कि हम लोग उतना अच्छा चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रमोट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, आई थिंक काफी है। इसके अलावा लिथियम आयन बैटरीज हैं हमारी, तो ये अभी तक हम लोग 100% इम्पोर्ट डिपेंडेंट हैं इस पर, 100% इम्पोर्ट डिपेंडेंट। क्योंकि हमारे यहाँ लिथियम के इतने कोई ज्यादा रिजर्व है नहीं, थोड़े से जम्मू एंड कश्मीर में मिले हैं, बट अभी तक माइनिंग शुरू नहीं है। थोड़े से कर्नाटका में मिले हैं, बट उसमें भी अभी तक कोई ऐसा ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिला है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल और हाइब्रिड व्हीकल के कंटेक्स्ट में देखे। दी ओनली थिंग इज कि हाइब्रिड अभी एटलीस्ट मीडियम टर्म में, आप कह लीजिए कि अगले 5 से 10 साल के टर्म में, हाइब्रिड इज अ बेटर प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देन दी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ओके, तो इसके कंटेक्स्ट में हमने कुछ चीजें जानी। सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। आई होप यू लाइक एंड एंजॉयड इट।
इसके अलावा एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस वक्त जो न्यूज में चल रहा है वो चल रहा है न्यूरालिंक का, जो इलॉन मस्क की कंपनी का। इसको मैं आपके साथ मेंस 450 प्लस में कवर करूंगा क्योंकि ये मेंस में आने के ज्यादा चांसेस हैं। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव ए ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग।